हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो जो हमारी रेट इक्वेशन थी उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। और क्यों इंटीग्रेट करेंगे? ताकि हम आसानी से रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हम रेट कैसे निकाल रहे थे। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये क्या था? ऑर्डर था। ठीक, ये पावर जो है वो ऑर्डर है। तो ऐसे हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। जो ये कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, इसको निकालने में डिफ़िकल्टी आ रही है। देखो कैसे। पहले हमने ग्राफ बनाना था टाइम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। ये कर्व हो गया। अब इस कर्व पे जिस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है उसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो हमारा रेट कांस्टेंट होगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबी है ना, और डिफ़िकल्ट भी है ग्राफ के साथ साथ, है ना डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं रेट इक्वेशन का। उससे क्या होता है, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन पता हो, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पता हो और टाइम पता हो, ठीक, तो हम सीधा क्या निकाल सकते हैं? के निकाल सकते हैं सीधा एक फॉर्मूले से। ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो वो डिफ़िकल्टी थी जो वो दूर हो जाएगी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो इसको साफ कर लेता हूँ। अब देखो, तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो देखो, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ जीरो, क्योंकि ऑर्डर जीरो है ना, तो इसलिए यहाँ जीरो। अब देखो, किसी की पावर अगर जीरो हो तो वैल्यू वन हो जाती है ना, तो यहाँ पे ये वन हो गया, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी आर इज इक्वल टू, माइनस साइन कहीं भी रख दो, तो यहाँ रख देते हैं के इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओनली हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के और डी टी का इंटीग्रेशन टी, ये हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, तो ये आई हो जाएगा। ठीक, ओके। अगर इंटीग्रेशन आपको आता है, पढ़ लिया है, तो ठीक है। नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ लेना। एक दो फार्मूले, कोई दिक्कत है नहीं, हो जाएगा आसानी से। ये आई हो गया। अब ये आई क्या है? एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक, अब देखो इसको कैसे निकालना है। जब अगर टाइम जीरो होगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो उतना ही का उतना रहेगा। ठीक, तो अब देखो इसको जीरो कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं जीरो करूँ, ओके, अगर मैं इसको जीरो करता हूँ तो ये क्या होगा? ये भी आर नॉट होगा। स्टार्टिंग में क्या रहा होगा जब टाइम जीरो रहा होगा? ये भी आर नॉट रहा होगा, पूरा का पूरा रहा होगा। इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया और फिर ये आई हो गया। तो आई इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? अब इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो। रख दूँ, हटा दूँ? इसको हटा देता हूँ। तो हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ये आर नॉट। ये हमारे पास मेन इक्वेशन हो गई। ठीक, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना? ये y हो गया, ये m हो गया, ये x हो गया और ये c हो गया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो बनाओ। ये x, ये y। ठीक है, अब देखो जो ये c होता है ना, ये y इंटरसेप्ट होता है। तो c क्या है? ये है, तो y इंटरसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये ऐसे बन रही है। ठीक है, और ये क्या हो गया? इसको थोड़ा, ये हो गया यहाँ पे इंटरसेप्ट आर नॉट। ठीक, और देखो जो y है ये, ठीक, ये कॉन्सेंट्रेशन है आर,
और जो x है वो क्या है, t है, टाइम। समझ में आ रही है बात? ओके, अब क्या बचा, m बचा। तो वो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, टेन थीटा। जो भी यहाँ थीटा बनेगा ना, जब वो ऐसे आएगा तो ये थीटा बनेगा, टेन थीटा, तो वो स्लोप हो जाएगा। ओके, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है और टाइम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है टाइम। तो ये ग्राफ समझ में आ गया अच्छे से? इसकी कोई दिक्कत है नहीं, आया होगा ना या ना आया होगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको साफ़ कर लूँ टोटली, इसको मैंने साफ़ कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ये टेढ़ा हो रखा है। तो देखो इसको आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के। तो देखो ये के अब यहाँ से एक फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा। ये आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब टाइम टी है तब वाला कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये हमारा यहाँ से रेट कांस्टेंट आसानी से निकल गया है। तो अगर रेट कांस्टेंट आसानी से निकल गया है तो रेट भी आसानी से निकल जाएगा ना, रेट ऑफ द रिएक्शन। ओके, ये जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस हैं ये बहुत ही अनकॉमन है, ये ड्रेस्टिक कंडीशंस में होती है, बहुत ही कम रिएक्शंस होती हैं ये, ठीक। तो जैसे एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस। तो ज़्यादातर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं वो कौन सी हैं, कैटलिस्ट वाली हैं, मतलब कैटलिस्ट इनको अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करता है, और कुछ ड्रेस्टिक कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है, तो उनमें ये रिएक्शंस होती है उन कंडीशंस में। तो जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, तो 2NH3 1130 केल्विन पे, ठीक। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, ये N2 गैस रिलीज होती है और प्लस H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर। अगर लो प्रेशर होगा तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने लग जाएगा, तो वो जीरो ऑर्डर ना होके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। हमें हाई प्रेशर लगाना है क्योंकि जो भी सरफेस होगा प्लेटिनम का वो पूरी तरीके से NH3 जो गैस है उससे क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। अगर पूरी तरीके से कवर्ड है तो फिर आप कंसंट्रेशन कितना भी इंक्रीज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई सरफेस खाली है तो फिर मतलब किसी सरफेस पे अगर NH3 गैस नहीं अटैच है, कवर नहीं है वो सरफेस, तो फिर कंसंट्रेशन का फ़र्क पड़ेगा, रेटिंग डिक्रीज़ हो जाएगा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसलिए अगर टोटली कवर्ड है और प्रेशर बराबर लगाया हुआ है गैस पे तो फिर कंसंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किस पे, रेट ऑफ द रिएक्शन पे। समझ में आई इतनी बात? तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि ये सरफेस इसका प्लेटिनम का टोटली कवर्ड हो गैस से। ओके, तो हाई प्रेशर होना चाहिए। तो एक ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक। तो ये दो एग्जांपल हो गए।